सबको प्रणाम और सुप्रभात। चलिए जी, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग को स्टार्ट करना है द टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इस पॉइंट से चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देखो भाई, आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराना है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर कराना है, पर आपको उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रार के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना। और वो प्रेजेंट करने के लिए टाइम लिमिट कितना है? तो कह रहे हैं कि अगर वो डॉक्यूमेंट इंडिया में एग्जीक्यूट हुआ है, एग्जीक्यूट यानी साइन, बताया था आपको, एग्जीक्यूट मींस साइंड, ठीक। अगर वो डॉक्यूमेंट इंडिया में साइन हुआ है, इंडिया में बना है, तो उसकी टाइम लिमिट है, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया, तो फिर टाइम लिमिट है विद इन 4 मंथ्स, ठीक। अगर वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट आउटसाइड इंडिया हुआ है, तो टाइम लिमिट है विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स अराइवल, फ्रॉम इट्स अराइवल, फर्स्ट अराइवल इन इंडिया, ऑब्वियसली फ्रॉम इट्स पहली बार जब अराइव हुआ तब से। और रजिस्ट्रेशन ऑफ विल, विल के लिए क्या टाइम लिमिट है? बोले नो टाइम लिमिट, क्योंकि विल का रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, याद करो। देयरफॉर क्योंकि ऑप्शनल है तो कराओ तो ठीक, नहीं कराओ तो ठीक, इसलिए टाइम लिमिट की भी कोई बाइंडिंग ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। देयरफॉर नो टाइम लिमिट, ठीक है भैया। तो बेसिकली टाइम लिमिट को इस तरह से आप बाइफरकेट करो कि अगर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया है और दूसरा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया है, तो 4 मंथ्स फ्रॉम एग्जीक्यूशन, फर्स्ट केस में इफ इट इज एग्जीक्यूटेड इन इंडिया, और एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया हो अगर, तो फिर विद इन, यहाँ पे भी विद इन ही लिखना, विद इन 4 मंथ्स, यहाँ पर भी विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द फर्स्ट अराइवल ऑफ डॉक्यूमेंट इन इंडिया। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं समझना। मान लो भाई, मैं एक बहुत ही पैसे वाला बिजनेसमैन, मान लो, मानने में कुछ नहीं जा रहा है आपका, बहुत ही पैसे वाला बिजनेसमैन हूँ, और मैं छुट्टी मनाने के लिए गया हुआ हूँ मॉरिशस। और मॉरिशस में बीच के ऊपर मैं जो सबसे छोटे कपड़े होते हैं बॉक्सर वगैरह पहन के, और बाकी पूरा आनंद से खुले बदन, और लेट गया भैया। इसमें कुछ भी वल्गैरिटी नहीं है ना, कुछ अश्लीलता नहीं है, क्योंकि भाई कोई मॉरिशस जाएगा तो बीच पे ऐसे ही लेटेगा, राइट। सन बाथ लेने गए ना भाई हम वहाँ, आनंद मनाने गए, हॉलीडेज के लिए गए, तो सन बाथ ले रहे हैं, पास में हमारे एक गिलास है, गिलास के अंदर जूस है, उस जूस के ऊपर एक छतरी लगी हुई है कि जूस को गर्मी ना लग जाए। कभी देखा आपने? बड़ा मजेदार होता है वो सीन। वो छतरी वतरी लगी रहती है, साइड में नींबू का एक स्लाइस लगा हुआ रहता है। तो भाई मॉरिशस गया हूँ मैं, मॉरिशस में लेटा हुआ हूँ मैं, वहाँ बीच पे एक बेंच में, मेरे पास में एक और व्यक्ति लेटा हुआ है, उसको एक फोन आता है और वो हिंदी में बात करता है, तो मैं कहता हूँ, अरे आर यू फ्रॉम इंडिया? बोले हाँ हाँ मैं इंडिया से हूँ। आप भी इंडिया से हो? मैंने कहा हाँ यार मैं भी इंडिया से हूँ। बोले कहाँ से? बोले आगरा से। मैंने कहा मैं इंदौर से हूँ। बोले यार इंदौर में एक प्रॉपर्टी दिखनी थी, मुझे भी खरीदनी है एक प्रॉपर्टी। मैंने कहा इंदौर में मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, आप ले लो, मैं तो बेचना चाह रहा था बहुत दिन से उस प्रॉपर्टी को। तो हमने एक सादा कागज मंगाया, और उस सादे कागज पे अपनी प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के, और मैंने साइन कर दी, उन्होंने भी साइन कर दी। तो बोले साइन कहाँ पे हुई? साइन हुई मॉरिशस में। साइन कहाँ हुई? मॉरिशस में, ठीक। किसने की साइन? सेलर ने, मैंने, और आगरा वाला व्यक्ति बायर, ठीक। बायर राज फ्रॉम आगरा, सेलर सौरभ फ्रॉम इंदौर, ठीक है भैया। डॉक्यूमेंट साइन हो गया। अब वो डॉक्यूमेंट मैंने अपने पास रखा, फिर मैं होटल आया, होटल में एक अलमारी है, एक रेक है, वहां पे रखा, और फिर मैं इंडिया आ गया, और मैं भूल गया डॉक्यूमेंट इंडिया लाना। अच्छा, मैं इतना पैसे वाला हूँ कि वो स्वीट मेरे नाम पे बुक रहता है साल भर, किसी को नहीं दिया जाता है। फिर मैं जाऊंगा 2 महीने बाद कभी घूमने, तो वो स्वीट मुझे ही मिलेगा। साल भर का पैसा चुकाया, कोई भी उस कमरे में रुकने नहीं आता है, ठीक है भैया। तो कब साइन हुआ था डॉक्यूमेंट? 1 जनवरी 2015 के दिन साइन हुआ था, लेकिन मैं इंडिया आ गया और भूल गया। 2 महीने बाद जब मैं वापस गया, जनवरी फरवरी 2 महीने पूरे हो गए, 1 मार्च 2015 के दिन जब मैं वापस गया मॉरिशस, उसी होटल में रुका, तो मैंने ड्रॉर खोला तो याद आया कि अरे ये डॉक्यूमेंट तो यहीं पड़ा है। तो अब की बार मैंने डॉक्यूमेंट अपने
बैग में रख लिया, ठीक। और फिर उसके कुछ दिनों बाद मैं से 12 मार्च के दिन इंडिया आ गया वापस। तो अब मुझे बताइए कि 1 जनवरी के दिन जिस दिन ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, उस दिन से 4 महीने मिलते हैं रजिस्टर कराने के लिए, या ये डॉक्यूमेंट इंडिया में जिस दिन पहली बार 12 मार्च के दिन आया था उस दिन से 4 महीने स्टार्ट होते हैं। लॉ बोलता है जिस दिन डॉक्यूमेंट इंडिया में पहली बार आया उस दिन से 4 महीने के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट। फिर आप हो सकता है कि आप अगर भूल जाओ या आपको कोई काम आ गया और 3 साढ़े 3 महीने हो गए अभी तक आपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं कराया और भूल से आप वापस मॉरिशस चले गए, तो आप वो डॉक्यूमेंट अपने साथ ले गए और फिर उसके 1 महीने बाद, यानी कि जब तक फर्स्ट अराइवल इन इंडिया को 4.5 महीने हो चुके हैं, ठीक। मतलब जिस दिन फर्स्ट अराइवल इंडिया में हुआ 12 मार्च, इस 12 मार्च से 4 महीने के अंदर अंदर आपको इंडिया में इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करना था। आपने 3.5 महीने हो चुके हैं आउट ऑफ दीज 4 मंथ्स और आपने अभी तक रजिस्टर नहीं कराया है, ठीक। इतने में आप वापिस से चले गए मॉरिशस। तो 12 मार्च से 3.5 महीने जोड़ो, कब होते हैं? 12 मार्च से 12 अप्रैल, 12 मई, 12 जून, और उसमें 15 दिन और जोड़ दो, 27 जून, 28 जून पकड़ लो। तो 28 जून के दिन आप वापस चले गए मॉरिशस। और डेट कब खत्म हो रही है? डेट कब खत्म हो रही है? 12 मार्च फर्स्ट अराइवल इन इंडिया, वहां से 4 महीने जोड़ो, 12 मार्च से 12 अप्रैल, 12 मई, 12 जून, 12 जुलाई। तो 12 जुलाई के पहले पहले ये डॉक्यूमेंट इंडिया में रजिस्टर हो जाना चाहिए था, लेकिन 28 जून को मैं वापस से मॉरिशस चले गया बैग में वापस से डॉक्यूमेंट लेके, ठीक। और उसके बाद में आया 18 जुलाई के दिन वापस इंडिया। और अब 18 जुलाई में इंडिया को जब आया मैं, तब मैं डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने ले गया और मैंने कहा सर देखो ये डॉक्यूमेंट इंडिया में 18 जुलाई को आया है, ये बाहर चले गया था डॉक्यूमेंट आउट ऑफ इंडिया, ये 18 जुलाई को आया है और 18 जुलाई के दिन से अब मुझे वापस 4 महीने मिलेंगे, जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो 18 नवंबर तक मैं इसको रजिस्टर करा सकता हूँ, ऐसा मैंने कहा। लेकिन रजिस्ट्रार ने मना कर दिया, बोले अब आपका डॉक्यूमेंट हम रजिस्टर बिना लेट फीस के नहीं करेंगे। रजिस्टर तो करेंगे लेकिन अब क्या लग जाएगी उसके ऊपर? लेट फीस लग जाएगी। क्यों? क्योंकि 4 महीने का टाइम है नॉर्मल टाइम फॉर रजिस्टरिंग अ डॉक्यूमेंट, और वो 4 महीने कब से शुरू होते हैं? अगर इंडिया में ही हुआ हो सब कुछ तो जिस दिन एग्जीक्यूशन हुआ उस दिन से 4 महीने, और अगर फॉरेन में एग्जीक्यूट हुआ था तो जिस दिन वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ उस दिन से 4 महीने नहीं, वो एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट जिस दिन इंडिया में पहली बार आया उस दिन से 4 महीने। और ये फर्स्ट अराइवल पे इसलिए मैंने जोर दिया, नहीं तो इसका एग्जाम्पल कैसे बनता? देखो चिल्ला चिल्ला के रटाना नहीं बच्चे को, है ना। बहुत सारे यूट्यूब पे चिल्लाते हैं, कई सारे हजार व्यूज लेके बैठे हैं, लेकिन इतनी गहरी कंसेप्ट, इतनी चीरफाड़, फर्स्ट अराइवल वर्ड का भी एग्जाम्पल और फर्स्ट अराइवल वर्ड का महत्व क्यों है, ये जो बारीक नॉलेज है ये पूरे इंडिया में सिर्फ आपको है, मेरी गारंटी, ठीक। हम थोड़े से लेट हैं ऑनलाइन सेगमेंट में, ऑनलाइन मार्केट में, लेकिन जब से हम पढ़ा रहे हैं पिछले 10-11 साल से जबरदस्त अपन कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, है ना, जेन्युइन काम कर रहे हैं, लैंग्वेज पे, कंसेप्ट पे, लॉ पे, इंटरप्रिटेशन पे। आप जानते हो बच्चों। तो मजे की बात सुनो, मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि 12 मार्च को भी ये डॉक्यूमेंट इंडिया में आया था पहली बार, फिर चला गया, फिर 18 जुलाई को वापस आया। तो ये इंडिया में आया उस दिन से 4 महीने, ये इंडिया में पहली बार आया उस दिन से 4 महीने? बोले जिस दिन पहली बार इंडिया में आया था उस दिन से 4 महीने। और सर अथॉरिटीज को क्या पता और प्रूव कैसे होगा? वो तो बैग में था, आया नहीं आया। अब प्रूव करने की चीजें इंडियन एविडेंस एक्ट पे छोड़ो, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी होगी या नहीं होगी, विटनेस होगा या नहीं होगा, अब वो सब तो कोर्ट का मुद्दा है। लेकिन लॉ में तो ये लिखा है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट अराइवल इन इंडिया, वहां से 4 महीने। और विल यानी वसीयत का, बोले वसीयत के रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम लिमिट है? नो टाइम लिमिट, क्योंकि वसीयत का तो रजिस्ट्रेशन ही ऑप्शनल है, तो टाइम लिमिट का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। चलो भाई, मजे की बात यह है कि अगर 4 महीने बाद आप जाओगे तो क्या डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने से मना कर दिया जाएगा? जवाब आया नहीं, रजिस्ट्रेशन तो तब भी करेंगे। तो फिर बोले बस इतना सी परेशानी होगी कि आपको एडिशनल फीस लग जाएगी, जितनी फीस में रजिस्टर होता है उससे ज्यादा फीस लगेगी, लेट फीस के साथ रजिस्टर होगा। लेकिन डॉक्यूमेंट जो कंपलसरीली रजिस्ट्रेबल है उसका रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही पड़ेगा, लेट भी हो जाओ तो भी कराओ, बस ये है कि साथ में आपको एडिशनल फीस देना पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब एक मजे की बात सुनो, एक कंसेप्ट आने वाली है, री रजिस्ट्रेशन। क्या नाम है कंसेप्ट का? री रजिस्ट्रेशन। अच्छा मुझे बताओ, री शब्द का क्या अर्थ होता है? री यानी पुनः या दोबारा। तो दोबारा रजिस्ट्रेशन, एक ही डॉक्यूमेंट का दोबारा रजिस्ट्रेशन क्यों कराएंगे?
बोले अगर पहली बार वाला रजिस्ट्रेशन अनऑथराइज्ड व्यक्ति ने करा दिया था, जैसे प्रॉपर्टी साइन की है मैंने और राज ने, मैं सेलर फ्रॉम इंदौर और राज बायर फ्रॉम आगरा, याद है, तो हमने ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की, इस डॉक्यूमेंट की पार्टी कौन है? पार्टीज हम हैं, ठीक, बायर सेलर। और इसको कोई घनश्याम दास जाके अगर रजिस्टर करा ले इस डॉक्यूमेंट को, तो पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है। पर अगर ह्यूमन एरर से गलती से ये डॉक्यूमेंट घनश्याम दास ने रजिस्टर करा लिया, जीएसडी घनश्याम दास, अगर जीएसडी ने ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर करा लिया है, तो ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया गया है बाय एन अनऑथोराइज्ड पर्सन। किसके द्वारा रजिस्ट्रेशन हो गया इसका? बाय एन अनऑथोराइज्ड पर्सन। ये गलती किसकी है? गलती आरओसी की भी है, गलती घनश्याम दास की भी है कि वो क्यों गया। अब क्या करेंगे? तो बोले वो जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो गया, वो जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन था वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? इनवैलिड। तो अब हमको क्या कराना पड़ेगा? अब हमको इस प्रॉपर्टी का री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। री रजिस्ट्रेशन, री क्यों? एक बार हुआ था पर वो इनवैलिड हो गया, इसलिए दोबारा कराओ, दोबारा के लिए री रजिस्ट्रेशन दोबारा करना पड़ रहा है, इसलिए री रजिस्ट्रेशन। और क्यों करना पड़ रहा है का कारण समझा दिया, क्योंकि पिछली बार वाला रजिस्ट्रेशन अनऑथराइज पर्सन ने कराया था। कैसे हो सकता है सर? बोले ह्यूमन एरर अगर हो जाए तो ऐसा पॉसिबल है, जनरली ऐसा होता है, 99.9% केस में ऐसा नहीं होता है, पर अगर हो जाए तो उसके लिए फिर री रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है, उसी के लिए ही तो है सेक्शन 23A, री रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये हुई नींव, नींव मजबूत। अब मैं आपको पॉइंट पढ़ाता हूँ, इतनी जल्दी समझ में आ जाएगा। Section 23A, re-registration. This section is mainly intended to deal with situations where the original presentation यानी presentation for registration was by a person not duly authorized. भाई या तो मैं करूं या मेरा ऑथराइज्ड एजेंट हो जो ड्यूली ऑथराइज्ड हो, लेकिन ना मैंने किया है ना मेरे एजेंट ने, ऑथराइज्ड व्यक्ति ने किया, मतलब किसी अनऑथराइज्ड व्यक्ति ने ही कर दिया है अगर, तो फिर वो रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं है। इसीलिए ये वाला सेक्शन पिक्चर में आता है, इसी इंटेंशन से तो इस सेक्शन को लाया गया है। In such cases, the document can be presented for re-registration within 4 months of getting aware of the fact that the document was presented by an unauthorized person. और इस केस में री-रजिस्ट्रेशन के लिए भी टाइम लिमिट कितना है? 4 महीने। 4 महीने कब से स्टार्ट होंगे? जिस दिन आपको इस बात की जानकारी मिली, from the date when you became aware या getting aware of the fact that the original registration was done by an unauthorized person. Such a document will be deemed to be registered from the date of original document. और एक बार आपने री रजिस्ट्रेशन करा लिया तो फिर वो जिस दिन फर्स्ट रजिस्टर हुआ था उसी दिन से इफेक्टिव माना जाएगा, मतलब वो बैकडेट से इफेक्टिव होगा, ठीक, क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन कराने की भावना तो थी लेकिन गलत व्यक्ति से हो गया था या गलत कुछ अनऑथराइज व्यक्ति के द्वारा करा दिया गया था। तो जब आप आज फिर से री रजिस्टर कराओगे तो भले ही री रजिस्ट्रेशन और वैलिड रजिस्ट्रेशन आज हो रहा है, पर उसका इफेक्ट ओरिजिनल डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से, ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट की डेट से ही माना जाएगा। ये कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेट करके। तो सच ए डॉक्यूमेंट विल बी डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आया भैया समझ? बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया। अगर कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया होता है और आउटसाइड इंडिया होता है, 2 पॉइंट है। पहला है इन इंडिया, दूसरा है आउटसाइड इंडिया, दोनों पढ़ा चुका हूँ। अगर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया है तो टाइम लिमिट इज 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। लेकिन अगर आप सफिशिएंट कॉज दे दो, डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज लिमिटेशन एक्ट याद आ रहा है, बस वैसे यहाँ भी लगा लेना। सफिशिएंट कॉज अगर दे दो, नेसेसिटी हो, अर्जेंट, इमरजेंसी, तो पीरियड 8 महीने हो जाएगा, मतलब 4 महीने में 4 महीने और जोड़ देंगे, 4 months प्लस 4 months इज इक्वल टू 8 months। मैक्सिमम पीरियड इज 8 months, जनरल रूल 4 months, इमरजेंसी हुई तो 4 + 4 8 months। और अगर इमरजेंसी में भी 8 महीने पूरे हो गए उसके बाद भी नहीं कराया तो एक्स्ट्रा फीस या एडिशनल फीस। और अगर कोई इमरजेंसी नहीं और 4 महीने पूरे हो गए तो फिर इमरजेंसी नहीं मानी जाएगी, एडिशनल फीस लगेगी। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मल सिचुएशन, इमरजेंसी यानी अर्जेंट नेसेसिटी, इमरजेंसी सिचुएशन इन इंडिया, एग्जीक्यूटेड इन इंडिया की बात चल रही है अभी, ठीक। अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो टाइम लिमिट इज 4 months, इमरजेंसी सिचुएशन है तो 4 months प्लस 4 months, और उसके बाद एडिशनल फीस लगेगी अगर 8 महीने पूरे हो जाते हैं तब। और नॉर्मल सिचुएशन है तो 4 months, और 4 months में नहीं कराया तो उसके बाद फिर एडिशनल फीस
लग जाएगी डायरेक्टली। आया समझ? ठीक। अब इमरजेंसी सिचुएशन क्या, घर में कोई बीमार पड़ गया था, कोई मर गया था, कोई जी रहा था, कोई परेशान था, जेल में पहुंच गया था मैं, किसी कारण से मुझे जेल हो गई थी तो मैं आ ही नहीं पाया, उतने समय में मैं छूट गया, मतलब किसी भी तरह की एक जेन्युइन इमरजेंसी जो आपको प्रूव करना पड़ेगी कोर्ट में, झूठ नहीं बोल सकते, आपको सिद्ध करना पड़ेगी, एफिडेविट शपथ पत्र लिख के देना पड़ेगा। ठीक। तो व्हेन द डॉक्यूमेंट, अच्छा ये तो हो गया इन इंडिया वाला। फिर है व्हेन द डॉक्यूमेंट was executed outside India, it should be presented for registration within 4 months after its arrival in India. डॉक्यूमेंट इंडिया में अराइव हुआ उसके 4 महीने के अंदर अंदर। और मजे की बात, डॉक्यूमेंट अगर इंडिया की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और वो अगर एग्जीक्यूट आउटसाइड इंडिया हुआ है तो वो तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक कि वो इंडिया में रजिस्टर नहीं हो जाए। ये नैन सुखदास वर्सेस गोवर्धन दास का केस है, बढ़िया केस लॉ है, इंपॉर्टेंट, याद कर लो केस का नाम, नैन सुखदास वर्सेस गोवर्धन दास, इजी है नाम तो। ठीक। और क्या कहा है कि अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो इंडिया में है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है जो आपने साइन भले ही इंडिया के बाहर किया हो और वो कितना ही साइंड हो, अगर वो इंडिया में आके रजिस्टर नहीं हुआ है तो उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट वैलिड नहीं मानेगा। आया आसान। A document executed outside India is not valid unless it is registered in India. ठीक। अब एक नोट दे रहे हैं, A document executed by several persons at different times may be presented for registration and re-registration within 4 months from the date of each execution. ये वाला पॉइंट समझाने के लिए लेना पड़ेगा एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये है कि मिस्टर ए एक हिंदू फादर हैं, ठीक है, इनके 4 बेटे हैं, बी, सी, डी और ई। अब मिस्टर ए के पास प्रॉपर्टीज हैं 1 बंगलो, 2 फैक्ट्रीज, 1 फार्म हाउस एंड 1 प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक। अब एक बंगला, 2 फैक्ट्री, 1 फार्म हाउस, 1 प्लॉट ऑफ लैंड है, कुल कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5। और लोग कितने हैं? मिस्टर ए, बी, सी, डी, ई, 5 लोग हैं। अब ये हिंदू फादर, इनकी ज्वाइंट फैमिली थी, इनके बीच में हुआ पार्टीशन, पार्टीशन यानी बंटवारा। ठीक है भैया। अब पार्टीशन हुआ है तो पार्टीशन डीड बनेगी, बंटवारे का भी डॉक्यूमेंट बनेगा। तो मिस्टर ए ने बी को, अपने बेटे बी को, बी का नाम बी से शुरू होता है इसलिए उसको दिया बंगला, सी का नाम सी से शुरू होता है इसलिए उसको क्या देंगे, अब ये मत सोचना है ना, तो जो चीज बनती है वही बनती है, हर चीज नहीं बनाई जाती है इसे जोड़ तोड़ करके। अब सी को फैक्ट्री देंगे तो फैक्ट्री थोड़ी बोलेंगे, फैक्ट्री बोलेंगे, गुस्सा मत करना। तो सी और डी को एक एक फैक्ट्री दे दी, 1 फैक्ट्री ईच, दोनों को एक एक दे दी। ठीक। ई को क्या दे दिया? ई को दे दिया प्लॉट ऑफ लैंड, और खुद रहने चले गए फार्म हाउस में कि भाई अब बूढ़ा हो गया हूँ, फार्म हाउस में रहूंगा, यही आलू गोभी भिंडी उगाऊंगा छोटी छोटी, और मस्त रहेंगे फार्म हाउस में। तो पूरा पार्टीशन हो गया, पिताजी ने बुढ़ापे का सहारे के तौर पे फार्म हाउस अपने पास रख लिया है और बाकी जीते जी ही बंटवारा कर दिया है। अब ये जो पार्टीशन डीड बनेगी इसमें बी जो है वो बुरहानपुर में रहता है, सी, सी कहीं सी से ही रहता है, सी से बना लो आप, सी रहता है चित्रकूट में, डी रहता है दुर्गापुर में और ई रहता है एर्नाकुलम में। लो भाई, ये बढ़िया है। चारों बेटे अलग अलग रहते हैं, बी की बुरहानपुर में जॉब है, सी की चित्रकूट में कामकाज है, डी की दुर्गापुर में कामकाज है, ई की एर्नाकुलम में कामकाज है। और ए नाम का जो व्यक्ति है ये रहता है आगरा में, पिताजी रहते आगरा में है, ये पूरा परिवार मूल रूप से आगरा का ही रहने वाला है और ये सारा बंगला, फैक्ट्री, फार्म हाउस, जमीन सब आगरा में ही है। ठीक। तो पिताजी ने जब पार्टीशन डीड बनाई वकील के साथ बैठ के, तो बी फॉर बुरहानपुर से जिसको बंगला देना है उसको बुलाया कि आजा भाई ये बंगला तेरे नाम पे करना है, तू भी साइन करने आजा। तो इस पार्टीशन डीड पे कितने लोगों की साइन लगेगी? ए की लगेगी, बी की लगेगी, सी की लगेगी, डी की लगेगी, ई की लगेगी, 5 साइन लगेगी। ठीक। और कितने ए की इस डीड में कितने कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे? ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, ए का ई के साथ। ठीक। बी को बंगला देने के लिए, फिर ए का सी के साथ फैक्ट्री देने के लिए, ए का डी के साथ फैक्ट्री देने के लिए और ए का ई के साथ प्लॉट ऑफ लैंड लेने के लिए, और ए का अपने ही साथ कॉन्ट्रैक्ट थी, ए का
ये डिक्लेरेशन कि भाई फार्म हाउस मेरे नाम पे था और मेरे नाम पे रहेगा और ये पार्टीशन कंप्लीट हुआ। ठीक है भैया। तो इस पार्टीशन डीड में बी को बुलाया, सबको बुलाया, चारों बेटों को आ जाओ, पर सबसे पहले बी आया। बी आया झटपट 2 दिन के लिए आया है, साइन की, मिला, बोले मैं जा रहा हूँ। 15 दिन बाद सी आया, बोले मेरे को छुट्टी अब मिली है काम से, मैं फ्री हुआ हूँ। तो 15 दिन बाद सी आया। उसके 3 महीने बाद डी आया और उसके 6 महीने बाद ई आया। तो क्या हो सकता है चारों बेटों को जब फुर्सत मिलेगी तब आएंगे साइन करने? बोले हाँ। तो क्या इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक डॉक्यूमेंट पे सेवरल एग्जीक्यूटेंट्स हों? सेवरल एग्जीक्यूटेंट्स, सेवरल यानी कई सारे, एग्जीक्यूटेंट्स यानी साइन करने वाले। बोले हाँ बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा कि एक डॉक्यूमेंट के सेवरल एग्जीक्यूटेंट्स हो सकते हैं। अब अगर एक डॉक्यूमेंट के सेवरल एग्जीक्यूटेंट्स हो सकते हैं तो उसका टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन भी अलग अलग हो सकता है। मैं कह सकता हूं कि दिस डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड बाय सेवरल एग्जीक्यूटेंट्स एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स। बोलो बोल सकता हूं कि नहीं ऐसा? हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो फिर इसके 4 महीने कब से शुरू होंगे? प्रश्न ये है, क्योंकि आपने बोला था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट इंडिया में एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये डॉक्यूमेंट इंडिया में एग्जीक्यूट हो रहा है, आगरा में, क्योंकि सारे बच्चे बी सी डी ई पिताजी के पास जा रहे हैं आगरा साइन करने, आगरा इंडिया में, तो एग्जीक्यूट कहाँ हो रहा है? आगरा में। तो 4 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो इसकी डेट ऑफ एग्जीक्यूशन कौन सी मानी जाएगी? क्योंकि सब बच्चे अलग अलग टाइम पे आके एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं भैया इस तरह के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, पार्टीशन डीड इसका बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है। एक बार में गले उतरती है आपको। अब इसको यूट्यूब से चेक भी कर लोगे ना कि सर से बेटर तो कोई नहीं है। यद्यपि अपने को घमंड नहीं करना है कि अपने से बेटर कोई नहीं है, अपन बेस्ट है। अपन को अपनी मेहनत करना है बड़े प्रेम से, आनंद से, और बच्चों को जबरदस्त जलवाए जुम्बिश के साथ पढ़ाना है ना, घनघोर कंटेंट के साथ पढ़ाना है। ठीक। फिर भी ये याद रखना कि ये जो पॉइंट है इसका एग्जाम्पल एकमात्र ढंग का व्यवस्थित बनेगा तो वो पार्टीशन डीड बनेगा। ठीक। तो अब ये जो पार्टीशन डीड है बच्चा, इस पार्टीशन डीड पे बी ने साइन की 1 जनवरी के दिन, उसके 2 महीने बाद साइन की 1 मार्च के दिन सी ने, उसके 1.5 महीने बाद 15 अप्रैल के दिन साइन की डी ने, उसके 4 महीने बाद 15 मई जून जुलाई अगस्त, 15 अगस्त के दिन साइन की ई ने। तो मुझे बताइए कि फिर ये डेट ऑफ एग्जीक्यूशन कौन सी मानी जाएगी? 1 जनवरी से 4 महीने, कि 1 मार्च से 4 महीने, कि 15 अप्रैल से 4 महीने, कि 15 अगस्त से 4 महीने? तो जवाब आया हर एग्जीक्यूशन के बाद 4 महीने मिलेंगे उस एग्जीक्यूशन को रजिस्टर कराने के लिए। यू गेट 4 months आफ्टर एवरी एग्जीक्यूशन। ठीक। तो सी ने जैसे आके एग्जीक्यूट किया उसके बाद 4 महीने मिलेंगे इस एग्जीक्यूशन को जाके रजिस्टर कराने के लिए। फिर जब डी आया तो डी ने जिस दिन किया साइन उसके बाद 4 महीने मिलेंगे उस दिन से। फिर ई आया तो ई के साइन का एग्जीक्यूशन जो हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 4 महीने मिलेंगे जिस दिन ई ने साइन किया। और जिस दिन चारों के साइन होने के बाद 4 बार री रजिस्टर हो गया, पहली बार में हुआ ये रजिस्टर और उसके बाद हर बार हो रहा है री रजिस्टर। अब ये वाला री रजिस्ट्रेशन अलग है ना, ये वाला री रजिस्ट्रेशन अलग है। ये यहाँ पहली बार में हुआ रजिस्टर पहले बेटे के साथ जो हुआ, और बाकी 3 बार हो रहा है री रजिस्टर। तो यहाँ री रजिस्टर का ये नहीं कि वो अनऑथोराइज पर्सन ने कराया था इसलिए री रजिस्टर, यहाँ पर इनकम्प्लीट था रजिस्ट्रेशन इसलिए हर बार फिर से रजिस्टर हो रहा है, हर बार फिर से। और ये 1 बार का रजिस्ट्रेशन प्लस 3 बार का री रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा फुल फ्लेजेड फाइनल रजिस्ट्रेशन, फुल फ्लेजेड फाइनल रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस पार्टीशन डीड। तो बोलो अगर डेट ऑफ, अगर सेवरल एग्जीक्यूटेंट्स, तो पहले तो ये समझ में आया सेवरल एग्जीक्यूटेंट्स किसे बोलते हैं, सेवरल एग्जीक्यूटेंट्स हों और डेट ऑफ एग्जीक्यूशन अलग अलग हों, तो फिर हर एग्जीक्यूशन की डेट से रजिस्ट्रेशन या री रजिस्ट्रेशन, पहली बार हुआ हो तो रजिस्ट्रेशन, और अगर हर बार का अलग अलग एग्जीक्यूशन होते या बार बार री रजिस्टर करा रहे हो तो रजिस्ट्रेशन या री रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम मिलता है 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ ईच एग्जीक्यूशन। अब ये लाइन जो है, 1.5 लाइन, जो भयंकर उलझा सकती थी, तगड़ी कंसेप्ट निपटा देती अगर समझ में नहीं आती तो। और अब देखो जरा इस लाइन को कि इतनी सी लाइन है लेकिन कितनी मेहनत मांग रही थी ये लाइन। जरा देखो तो जरा पढ़ के और मुझे बताओ कि सर अब तो गजब है, अब कोई छीन ले हमसे हमारी कंसेप्ट। अलग अलग तरह के लॉ,
लेकिन हर लॉ में हमारी इतनी अच्छी पकड़ है, बताओ यार। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, टॉर्ट का लॉ, रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प के लॉ, आरटीआई का एक्ट, आर्बिट्रेशन कहाँ, सबके अलग अलग फ्लेवर हैं, किसी का किसी से कोई लेन देन नहीं होता है, लेकिन हर विषय पे इतनी तगड़ी पकड़। गजब कर रहे हो यार बच्चों। देखो अब ये लाइन मैच करेगी जो आपने पढ़ा उससे। बैंग ऑन टारगेट। बढ़े आगे। बहुत बढ़िया। अब प्रश्न है भैया, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ विल। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ अ विल बताया था आपको। द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ विल इज ऑप्शनल। अच्छा, हु कैन प्रेजेंट द विल फॉर रजिस्ट्रेशन, इसका आंसर है, मतलब ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, और पॉइंट नंबर 2 के ये आंसर्स हैं, है ना। कौन कौन करा सकता है, ए बी सी डी, 4 लोग। तो अगर विल को रजिस्टर कराना हो तो उसको प्रेजेंट कौन करेगा, लेके कौन जाएगा। अगर मान लो वैसे ऑप्शनल है, मतलब कराओ तो कराओ, नहीं कराओ तो मत कराओ, पर अगर कराने की इच्छा हो जाए तो करा सकते हैं क्या, बोले करा लो। तो जब करा लो, किसी की इच्छा हुई कि करा ही लेते हैं रजिस्टर, तो वो कराने जाएगा कौन, किसको अधिकार है कि वो विल को रजिस्टर करने के लिए प्रेजेंट करे। तो बोले टेस्टेटर या डोनर, यानी कि जिसने वसीयत लिखी वो अपने जीते जी विल को रजिस्टर करा दे। डोनर यानी जो दान दे के जा रहा है अपनी वसीयत अपने बेटे के नाम पर, या फिर उसका एग्जीक्यूटर यानी वकील, या डोनी। डोनी मतलब जिसके नाम पे प्रॉपर्टी आई है। डोनर यानी देने वाला, डोनी यानी लेने वाला, तो जिसने वसीयत लिखी है वो डोनर। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है इसलिए टेस्टेटर भी बोल सकते हैं, या उसका एग्जीक्यूटर। ठीक, जिस भी वकील को या व्यक्ति को वो अपॉइंट करके गया है कि इस विल को एग्जीक्यूट करना मेरे मरने के बाद, यानी वकील, एग्जीक्यूटर। डोनी यानी कि जिसके नाम पे आई है प्रॉपर्टी, वसीयत का मजा जो उठाएगा फाइनली। जैसे दो बेटे हैं और दोनों बेटों के नाम पे आधी आधी जायदाद की है, तो पिताजी थे डोनर और दोनों बेटे डोनी। तो अगर डोनर नहीं करा पाया हो तो डोनी भी करा सकता है। और लिखा है ना कि शुरू में और है, मतलब सबके बीच में और है। एक बार और लिख दिया मतलब सबके बीच में और है। ठीक, तो या तो डोनर खुद ही कर जाए जीते जी, या उसके बाद उसका वकील एग्जीक्यूटर कर जाए जो एग्जीक्यूट करेगा इस वसीयत को, या डोनी कर ले, या आखिरी में लेगेटी। लेगेटी और डोनी एक ही बात है। लेगेटी मतलब जिसके नाम पर लेगेसी आई है, जिसके नाम पर लेगेसी यानी विरासत आई है, और विरासत यानी प्रॉपर्टी, मतलब वही डोनी। ठीक, तो टेस्टेटर, या यूं कहें डोनर, या उसका एग्जीक्यूटर, या डोनी, या लेगेटी, चारों में से, तीनों में से कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जीते जी भी रजिस्टर कर सकता है। कोई व्यक्ति वसीयत जीते जी लिखता है, और जीते जी मरने के पहले जीते जी वसीयत लिख दी, और उसने कहा कि अपन मरेंगे उसके बाद झगड़े नहीं पड़े, इसके लिए जीते जी इसको रजिस्टर भी करा लो। तो क्या विल का रजिस्ट्रेशन बिफोर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर भी हो सकता है, बोले हाँ। तो क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि वसीयत को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट कब करेंगे, तो बोले बिफोर द डेथ और आफ्टर द डेथ, दोनों सही है। चाहे बिफोर द डेथ करो तो भी आप रजिस्टर करा सकते हो, और आफ्टर द डेथ भी चाहो तो करा सकता है डोनी या एग्जीक्यूटर। ठीक, अच्छा, अब विल का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है, मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस में जब विल की वसीयत का रजिस्ट्रेशन होने जाता है तो उसका प्रोसीजर क्या है। तो हेडिंग है हाउ द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ विल इज प्रोसेस्ड। तो इसका जवाब समझ में आ रहा है, ये हेडिंग्स है और उसका जवाब नीचे लिखा है। पहला, if presented by testator or donor may be registered in the same manner as any other document। अगर जीते जी ही रजिस्टर कराना है डोनर को या टेस्टेटर को, तो फिर तो जैसे नॉर्मल डॉक्यूमेंट रजिस्टर होते हैं, वो खुद जाएगा, साइन करेगा, उसके अंगूठे के निशान लगेंगे। वो तो प्रोसेस जो एक नॉर्मल जिंदा व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचता खरीदता है तब जो प्रोसेसिंग होती है वही प्रोसेसिंग हो जाएगी। ये तो बहुत इजी पॉइंट है। अगर कोई व्यक्ति जीते जी ही विल लिखकर उसको रजिस्टर भी जीते जी ही करा ले, तो उसके रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो सेम एज अदर अदर डॉक्यूमेंट्स, नॉर्मल डॉक्यूमेंट जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर डोनर मर गया है, सेकंड पॉइंट लिखा नहीं है लेकिन इसका इंप्लाइड मीनिंग है, इफ द डोनर हैज डाइड। अगर डोनर मर गया है और फिर विल को प्रेजेंट किसने किया है, इफ प्रेजेंटेड बाय एनी अदर पर्सन एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट इट, मतलब कौन, या तो एग्जीक्यूटर या डोनी या लेगेटी। इट शैल बी रजिस्टर्ड इफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द डॉक्यूमेंट वाज एक्चुअली एग्जीक्यूटेड बाय द डोनर एंड द टेस्टेटर और डोनर इज डेड एंड द पर्सन प्रेजेंटिंग द विल इज ऑथराइज्ड टू डू सो। ठीक, तो अगर डोनर मर गया है तो उस केस में जिस व्यक्ति ने विल को प्रेजेंट किया है उस व्यक्ति के नाम पे रजिस्ट्रार उस विल को रजिस्टर कर देगा, अगर वो इन 3 बातों से सेटिस्फाई हो जाए, मतलब ये 3 बातें कंफर्म करेगा पहले। क्या 3 बातें,
कि भैया वो जो टेस्टेटर या डोनर है जिसने वसीयत बनाई है उसने ही अपनी साइन की है, एक्चुअल साइन उसके ही है। चाहे उसके अंगूठे का निशान चेक करेंगे कहीं से, या उसके सिग्नेचर मैच कराएंगे, या विटनेस वगैरह को बुलाएंगे कि हाँ हमारी आंखों के सामने हुआ था। पहले प्रूव करेंगे कि हाँ डोनर ही साइन करके गया इस वसीयत पे। दूसरा कि वो टेस्टेटर या डोनर मर चुका है, अगर वो जिंदा हो तो उसको बुलाओ, और अगर वो मर चुका है तो ये प्रूफ लाओ कि वो मर चुका है, तो डेथ सर्टिफिकेट या विटनेस प्रूफ कि हाँ वो मर चुका है। और तीसरा, जो व्यक्ति विल प्रेजेंट कर रहा है उसको अथॉरिटी है, ही इज ऑथोराइज्ड, डोनी, लेगेटी या एग्जीक्यूटर, कुछ ना कुछ ऑथोराइज पर्सन है। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो कोई और व्यक्ति जाए तो वो भी विल को रजिस्टर करा सकता है अगर वो एंटाइटल्ड हो तो। और अगर जिंदा ही हो डोनर तो फिर तो डोनर खुद ही जाकर रजिस्टर करा सकता है, लाइक एनी अदर डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि बिफोर द डेथ भी रजिस्टर होती है विल, और आफ्टर द डेथ भी रजिस्टर होती है। एकदम कंसेप्चुअली क्लियर है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ विल एंड हु विल रजिस्टर, whether it is compulsory or optional, who can present for registration, at what time can the will be presented for registration, and how the process of registration of a will takes place। ये सारी बातें हमने जबरदस्त तरीके से समझ ली है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। वाह, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो भाई देखो यार, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन का तो ऐसा है कि हर जिले का एक रजिस्ट्रार होता है। सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश के मिक्सचर में, हर जिले का एक रजिस्ट्रार, आरओसी नहीं है, रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी, रजिस्ट्रेशन एक्ट वाला रजिस्ट्रार, कंपनीज एक्ट वाला रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी नहीं, या पार्टनरशिप एक्ट का रजिस्ट्रार यानी आरओएफ, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स नहीं, या सोसाइटीज ट्रस्ट वाला रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज एंड ट्रस्ट, वो भी नहीं। ये रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। तो हर जिले का एक रजिस्ट्रार होता है। मजे की बात यह है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट हो तो उसका रजिस्ट्रेशन उसी रजिस्ट्रार के पास होता है जिसके जिले के अंदर, जिसके जिले के अंदर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। मतलब ये कि अगर प्रॉपर्टी इंदौर जिले में सिचुएटेड है, मेरा मकान इंदौर की किसी कॉलोनी में है, ठीक, और अगर ये मकान, ये जिस प्रॉपर्टी को मैं खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ वो इंदौर में है, और इसका डॉक्यूमेंट मुझे, मैं आगरा गया था तो वहाँ पे एक व्यक्ति मिला और उसने कहा कि मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो मैंने डॉक्यूमेंट वहाँ पे साइन किया, ठीक, स्टैम्प ड्यूटी भी वहीं से ही खरीद ली, तो रजिस्टर भी इसको मैं आगरा में करा लेता हूँ, आगरा में भी तो रजिस्ट्रार है। बोले नहीं, रजिस्ट्रेशन तो इसको इंदौर के रजिस्ट्रार के पास ही आके कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट कहीं भी साइन हुआ हो, लेकिन प्रॉपर्टी कहाँ की है, प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है, इंदौर जिले में, तो फिर किस रजिस्ट्रार के पास जाएगी? बोले इंदौर जिले का जो रजिस्ट्रार होगा उसके पास ही रजिस्टर होगी, और किसी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर नहीं होगी। आया समझ? तो इफ अ डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, the document shall be presented for registration with the registrar of the district in which the property is situated, which is the subject matter of the instrument। आया है ना? चलो देखना जरा। हाँ भाई, in case of immovable property in the office of a sub registrar or registrar within whose sub district, यानी कि जिसके जिले में the whole or some portion of the relevant property is situated। ठीक, तो ये तो अब समझ में आ गया, एकदम इजी हो गया कि भाई अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तो जिस जिले में रेलेवेंट प्रॉपर्टी, यानी जिस प्रॉपर्टी की बात चल रही है वो प्रॉपर्टी पूरी तरह या उसका पोर्शन जिस सब डिस्ट्रिक्ट में, यानी जिस जिले में है ना, उस जिले का जो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार है उसके ऑफिस में आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। पढ़ना भी आया। अच्छा, अगर प्रॉपर्टी के अलावा और किसी तरह का डॉक्यूमेंट हो तो, इन केस ऑफ अदर प्रॉपर्टी से मूवेबल हुई तो, यद्यपि मूवेबल का कंपलसरी नहीं है पर करा तो सकते हैं ना, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, पर चाहो तो करा सकते हैं। तो अगर और किसी तरह की प्रॉपर्टी हो तो फिर उस केस में इन द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार विद इन हुज सब डिस्ट्रिक्ट द डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड,
या इन एनी अदर ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार वेयर ऑल द पर्संस एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट अग्री। देखो इसका एग्जांपल भी देता हूं मैं। मान लीजिए कि मिस्टर अली ने एक कुछ भी ऐसा, मतलब आप मान के चलो बड़ी चीज से एक पियानो, बड़ा वाला पियानो, वो फिल्मों में दिखा ऐसा पियानो, एक पियानो सेल किया, वो भी एंटीक, एंटीक पियानो 400 साल पुराना सेल किया मिस्टर हाफिज को फॉर ₹10 लाख। ठीक है, अब इसका एक डॉक्यूमेंट भी बना कि मैं फलाना पियानो आपको बेच रहा हूँ। अब ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है, या नहीं भी कराओ तो पर ये चाहते हैं कराना, तो रजिस्ट्रेशन कराने गए। अब रजिस्ट्रेशन कराने गए तो इन्होंने ये डॉक्यूमेंट साइन कहाँ किया था? ये डॉक्यूमेंट इन्होंने साइन किया था लखनऊ में। कहाँ साइन किया था? लखनऊ में। ठीक, तो फिर ये डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कहाँ हो सकता है? लखनऊ में। क्यों? लिखा है ना, अगर और कोई प्रॉपर्टी है इमूवेबल के अलावा और कोई प्रॉपर्टी है तो उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा उसके डॉक्यूमेंट का? बोले जिस जिले में एग्जीक्यूशन हुआ था, जिस जिले में एग्जीक्यूशन हुआ था। सुन ना, हाँ, ये पियानो इस समय रखा कहाँ है? ये पियानो रखा है दिल्ली में, दिल्ली में रखा हुआ है। मिस्टर अली कहाँ के रहने वाले? हैदराबाद के। कहाँ गए थे? अपने किसी रिश्तेदार से, अपने किसी रिश्तेदार से मिलने लखनऊ गए थे, और लखनऊ में मिस्टर हफीज रहते हैं। तो मिस्टर अली ऑफ हैदराबाद जिनका पियानो पड़ा है उनके दिल्ली वाले घर में, हैदराबाद में रहते हैं, दिल्ली में पुश्तैनी मकान है मिस्टर अली का, तो मिस्टर अली के दिल्ली वाले पुश्तैनी मकान में रखा है एंटीक पियानो, पर मिस्टर अली इस समय रहते हैं हैदराबाद में। वो अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गए हैं लखनऊ, वहां मिल गए मिस्टर हफीज, और लखनऊ में मिस्टर हफीज के घर पे ही ये साइन हो गया डॉक्यूमेंट कि मैं आपको अपना पियानो बेचता हूँ, ऐसा मिस्टर अली ने कहा। तो मिस्टर अली की भी साइन हो गई, मिस्टर हफीज की भी साइन हो गई। ठीक, तो एग्जीक्यूशन कहाँ हुआ? लखनऊ में। पियानो कहाँ पड़ा है? दिल्ली में। दोनों रहने वाले कहाँ के हैं? हैदराबाद लखनऊ के अलग अलग। तो इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? तो बोले ऑप्शन नंबर 1, जहां पर एग्जीक्यूशन हुआ है वहीं पर। प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन विल बी द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर 1, प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन विल बी द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये ऑप्शन नंबर 1। या फिर ऑप्शन है ना, अगर यहां नहीं कराना है तो दूसरी किसी जगह करा लो, या फिर एनी अदर प्लेस वेयर ऑल पार्टीज अग्री, या फिर और किसी प्लेस पे भी कर सकते हैं जहां पर सारी पार्टीज अग्री करें। तो सारी पार्टीज मतलब कितनी पार्टीज है इसमें? 2 पार्टीज हैं, अली और हफीज। तो अली और हफीज ये दोनों लखनऊ में जिस दिन साइन किया डॉक्यूमेंट उसके बाद अपने अपने काम से कहीं चले गए, रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। फिर एक दिन अचानक से ये दोनों कोलकाता में मिले। कहाँ मिले? कोलकाता। और ही कोई पांचवी जगह, अलग ही जगह, चौथी पांचवी जगह, कोलकाता में जाके मिले। कोलकाता में जब अली और हफीज मिले तो उन्होंने कहा अरे भाई कैसे हो? बोले बहुत बढ़िया। अरे बोले यार वो अपना पियानो वाला डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन कराना था ना यार। बोले करा लो। बोले है क्या आपके पास? बोले देखता हूँ, बैग में देखा तो पड़ा था। बोले चलो अभी यहीं कोलकाता में रजिस्टर करा लेते हैं। तो कोलकाता में रजिस्टर करा लिया। तो बताओ रहने वाले कहाँ के? एग्जीक्यूट हुआ कहीं, पियानो पड़ा था कहीं, ठीक, और रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं कहीं, चलेगा? इमूवेबल के अलावा बाकी हर तरह की प्रॉपर्टी, हर तरह के डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कहीं भी करा लो। बस ये है कि कहीं भी करा लो का मतलब ये है कि या तो जहां पर प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन हुआ है वहां पर कराओ, और या फिर किसी और जगह भी करा लो, लेकिन जिस जगह आप कराना चाह रहे हो उस जगह के लिए सारी पार्टीज अग्री होना चाहिए। आया? तो चूंकि कोलकाता के लिए अली भी अग्री हो रहा है और हफीज भी अग्री हो रहा है, इसलिए कोलकाता में डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो सकता है। अब मेरी बात पे विश्वास ना हो, यदि आपको है तो फिर एक बार बहुत ही प्रेम से इस पूरे पॉइंट को पढ़ो, और उसके बाद कहना कि सर आपका बोला हुआ इतनी मेहनत से समझाया हुआ और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल बराबर वर्ड टू वर्ड मैच कर रहा है। देखो एक सामान्य तारीफ ये होती है ना, एक सामान्य मेहनत ये होती है कि भाई पढ़ाया और समझ में आया। अरे नहीं यार बहुत बढ़िया पढ़ाया तो समझ में आया। समझ में आना तो छोटी बात है,
लेकिन उसका जबरदस्त एग्जाम्पल बिठा के जीवन भर के लिए कंसेप्ट गले उतार देना और ऐसे पढ़ाना कि कल को आप भी किसी और को ये पढ़ा पाओ, समझा पाओ, ये ज्यादा बड़ी बात है यार। समझाने की तो सभी टीचर मेहनत करते हैं, सब समझा लेते हैं, समझाने से ऊपर भी एक समझाना होता है, अपन उस बात पे बात करते हैं। मैंने कहा था ना, सोने को पारसमणि छुए लोहे को और सोना बना दे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पारसमणि लोहे को छू के उसे पारसमणि ही बना दे, ये ज्यादा बड़ी बात है। और उसी प्रक्रिया पे पूरे इंडिया में सिर्फ अपन काम करते हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि यार समझ में आ जाता है, बहुत बढ़िया, सब समझ में आ जाता है, समझ में आ जाता है से भी ऊपर काम करना है अपने को, और उसके ऊपर ही काम करते हैं अपना, है ना। चलो, लैंग्वेज वैंग्वेज रूट वर्ड चीर फाड़, फिर टेस्ट वेस्ट, अरे बात ही अलग है। नंबर 1 है अपन, आप मतलब अपन तो मेहनत कर रहे हैं। देखना, इन केस ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी in the office of sub registrar or registrar within whose sub district the document was executed, या in any other office of sub registrar or registrar where all the persons executing the documents agree। यही तो बोला इतनी देर में, परफेक्ट। चलो भाई आगे है स्पेशल नोट। A document shall be presented at the office of registrar or sub registrar though in special cases, for example a will, the officer may go to residence of any person। मतलब जनरल रूल क्या है, जनरल रूल ये है कि डॉक्यूमेंट को आपको खुद को लेके जाना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा, यानी कि खुद लेके जाके शो करना पड़ेगा। कहाँ पे? एट द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा और रजिस्टर कराना पड़ेगा। दो दो यानी कि एक्सेप्शन बता रहे, दो ऑल दो एक एक्सेप्शन है कि इन स्पेशल केसेस, जैसे कि विल मान लो टेस्टेटर जिंदा है और वो रजिस्टर कराना चाहता है, अपने जीते जी रजिस्टर करना चाहता है, लेकिन डेथ बेड पे पड़ा हुआ है। डेथ बेड यानी मृत्युशैया, मृत्युशैया यानी कि मरने वाला है। तो अगर वो मरने वाला है, टेस्टेटर और अपनी वसीयत को रजिस्टर कराना चाहता है, अब वो व्यक्ति चल के तो आ नहीं सकता है रजिस्ट्रार के ऑफिस पे, तो उस केस में जो रजिस्ट्रार का जो ऑफिसर है, ही मे गो टू द रेसिडेंस ऑफ एनी पर्सन, वो चला जाएगा खुद होके उस व्यक्ति के रेसिडेंस यानी घर पे, और वहां रजिस्टर हो जाएगा। मतलब जनरल रूल क्या है कि हम जाते हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में और डॉक्यूमेंट को पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं और रजिस्टर होता है। एक्सेप्शन क्या है कि कभी कभी रजिस्ट्रार हमारे रेसिडेंस पे आता है रजिस्ट्रेशन के लिए, खुद आ जाता है, डॉक्यूमेंट हम उसको वहीं के वहीं दिखा देते हैं और वहीं के वहीं उसके आंखों के सामने साइन कर देते हैं और वो रजिस्टर कर लेता है और ले जाता है, ठीक। लेकिन ये जो रेसिडेंस पर रजिस्ट्रार खुद आता है, ये एक्सेप्शनल केस में होता है, बहुत रेयरली होता है, जैसे कि मरने वाला कोई व्यक्ति हो और वो अपने जीते जी ही रजिस्टर कराना चाहता हो अपनी विल, तो और ये प्रूव कर दो कि वो आने की स्थिति में नहीं है, तो ठीक ऐसा। ये है इस प्यारे से स्पेशल नोट का मीनिंग। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन देखते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, एक गोली लिए गले की, नॉर्मली किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर, जैसे विल का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करो, फिर रजिस्ट्रार पूरी इंक्वायरी करेगा कि आप सही व्यक्ति हो या नहीं, आपकी जांच पहचान, आपकी सिग्नेचर, विटनेस सब लेगा, और जब सब कुछ हो जाएगा तो फाइनली डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर लेगा। तो बेसिकली अगर मोटी मोटी बात की जाए तो स्टेप्स कितनी है? 3 स्टेप्स हैं। पहले आप डॉक्यूमेंट शो करो, फिर रजिस्ट्रार पूरी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चेकिंग करेगा कि सब कुछ सही है, ओके है, और आखिर में वो रजिस्ट्रेशन कर देगा। तो हम मोटे मोटे तरीके से 3 स्टेप्स में रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को डिवाइड करते हैं, ठीक। अब इसको पूरा समझते हैं। तो पहला क्या है? पहला है प्रेजेंटिंग द डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, यही है ना पहला, यहाँ से देखो ये पहला पॉइंट है, ठीक। इसका सेक्शन है 32। एज पर सेक्शन 32 द फॉलोइंग पर्सन कैन प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली बताया था, द पर्सन हु इज एग्जीक्यूटेंट और क्लेमेंट, जिसका भी क्लेम है प्रॉपर्टी पे या जिसने भी एग्जीक्यूट साइन किया है, वो उस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रेजेंट कर सकता है। या फिर जिसने साइन की थी या जो क्लेम कर रहा था वो मर चुका हो, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या अगर उसने किसी और को असाइन कर दिया हो तो उसका असाइनी भी जाके प्रेजेंट कर सकता है, ठीक। और अगर एग्जीक्यूटेंट या क्लेमेंट खुद नहीं आ सके, या वो नहीं हो और उनका असाइनी या रिप्रेजेंटेटिव खुद ना आ सके, तो पॉइंट नंबर ए और बी में जिनके नाम दिए थे,
ए और बी में किसके नाम थे, एग्जीक्यूटेंट या क्लेमेंट, या ये नहीं आ पाए तो इनका रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी, और अगर ये सभी ना आ पाए तो ये अपना पावर ऑफ अटॉर्नी भी भेज सकते हैं, ऑथोराइज बाय पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कि एक एजेंट भेज सकते हैं। और एजेंट को अथॉरिटी किससे देते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब मेरी तरफ से मैं सामने वाले को पावर दे रहा हूँ कि मेरी तरफ से ये साइन करने जा रहा है, और ये साइन करेगा तो यही माना जाएगा एज इफ मैंने साइन किया है, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। लेकिन मजे की बात, ऐसा नहीं कि मैंने एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब भाई मैं सौरभ बड़जात्या अपने बिजनेस से रिलेटेड रामलाल को पावर देता हूँ कि मेरा बिजनेस वो हैंडल कर ले, तो ये एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जिसमें वो माल खरीदेगा, माल बेचेगा, किराए पे सामान खरीद ले लेगा, गिरवी रख देगा कुछ, ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी लगती है। ठीक, मतलब आपको बोलना पड़ेगा कि ये जो फलाना मकान मैंने खरीदा है, इस मकान को खरीदने के बाद जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, अगर मैं ना जा पाऊँ तो मेरी जगह रामलाल अगर जाएगा, मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी उसके नाम पे दे रहा हूँ, मेरे एजेंट रामलाल के नाम पे, और वो साइन करेगा तो यही माना जाएगा एज इफ मैंने साइन किए, मेरी तरफ से रामलाल ऑथराइज्ड एजेंट है। ऐसा आपको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बनेगी। ठीक, रामलाल वो आपकी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी लेके चले गया, देखो सर सौरभ सर ने मेरे को अपना बिजनेस का एजेंट नॉर्मली बनाई रखा है, मैं उनकी दुकान संभालता हूँ, बिजनेस एजेंट हूँ, इसलिए मैं उनके बिहाफ पे साइन करने आया हूँ। तो तो रजिस्ट्रार इस बात को नहीं मानेगा, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से किसी को भी एजेंट नहीं बना सकते फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पज, इस एक्ट के लिए। आपको अगर बनाना ही है तो उसको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देके अपना एजेंट बनाओ, और वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए अलग से एक नई पावर ऑफ अटॉर्नी बनाओ, उस पर लिखो कि ये इस ट्रांजेक्शन के लिए मेरा एजेंट है, तब फिर वो एजेंट आपका ऑथराइज है और वो जाके आपके बिहाफ पे साइन कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो याद रखना, अ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी विल नॉट बी सफिशिएंट, व्हाट विल बी रिक्वायर्ड, अ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी इज रिक्वायर्ड, अगर आपको एजेंट को भेजना है अपनी जगह साइन करने या रजिस्ट्रेशन कराने, तो खुद जा रहे हो तो पावर ऑफ अटॉर्नी की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अच्छा मजे की बात, एक केस है किशोर चंद्र सिंह वर्सेस गणेश प्रसाद सिंह, ये लिखा, किशोर चंद्र सिंह वर्सेस गणेश प्रसाद सिंह। इस केस में कोर्ट ने क्या बोला था, कोर्ट ने बोला था भाई देखो, कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट का तो कराना ही है, ऑप्शनल है उनका रजिस्ट्रेशन कराओ तो भी चलेगा, नहीं कराओ तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी अगर कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट हो या ऑप्शनली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट हो, अगर करवाने जाओगे रजिस्ट्रेशन तो वही व्यक्ति कराएगा जिसका नाम ऊपर एबीसी पॉइंट में आया है। इट इज इमटेरियल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डॉक्यूमेंट कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल है ऑप्शनल है। अगर रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो जो ऑथराइज्ड है या जिसको पावर है, जिसका नाम सेक्शन 32 के एबीसी में लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटेंट जाएगा या क्लेमेंट जाएगा या रिप्रेजेंटेटिव जाएगा या असाइनी जाएगा, या अगर ये लोग नहीं जा पाए तो इनका कोई एजेंट जाएगा, वो भी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके नाम पे दी हो वो एजेंट। ठीक, इनके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। आप कहते हो सर चलता है ना, वैसे भी तो ऑप्शनल रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है, नहीं भी कराते तो चलता ना, ऑप्शनली रजिस्ट्रेबल है तो फिर कौन करा रहा है, इसमें भी क्या दिमाग लगा रहे हो, कोई एक भलते ही रामलाल आके करा दे तो करान दे ना, वैसे भी तो ऑप्शनल है, बोले नहीं ऑप्शनल है तो मत कराओ, या कराना है तो कराओ, हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन कराने जो व्यक्ति आएगा वो सही होना चाहिए, वो वही होना चाहिए जिसको रजिस्ट्रेशन कराने का पावर है, ऑथराइज्ड है, और वो कौन होगा, सेक्शन 32 के एबीसी में जो लिखा है वही लोग हो सकते हैं, उनके अलावा और कोई चौथा व्यक्ति नहीं हो सकता। ये है इंटरप्रिटेशन, पढ़ के देखो अब ये पॉइंट, नोट नंबर 1 के बाद नोट नंबर 2 जो मैंने पढ़ाया है अभी वो पढ़ो, केस लॉ का डिसीजन है किशोर चंद्र सिंह वर्सेस गणेश प्रसाद सिंह। ठीक है, अगला है इंक्वायरी बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर। देखो स्टेप 1 क्या थी, स्टेप 1 थी प्रेजेंटिंग फॉर डॉक्यूमेंट, ये हमने पढ़ी स्टेप 1। अब है स्टेप 2 इंक्वायरी बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर, देख लेते हैं। इंक्वायरी बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर क्यों करेगा इंक्वायरी, और भाई भलते ही कोई ऐसे वैसे व्यक्ति ने आके रजिस्ट्रेशन करा लिया तो, या नकली साइन हुई तो, ठीक, या उनकी आइडेंटिटी दिखाने से मना कर रहे हैं तो कुछ झोल हो सकता है, इसलिए भैया पार्टीज की इंक्वायरी कर लो कि सही लोग तो आए ना रजिस्ट्रेशन कराने, इसलिए रजिस्ट्रार इंक्वायरी कर, क्योंकि एक बार रजिस्टर होगी तो वो फिर प्रूफ हो जाता है वैलिड की ये व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, ये इसी के नाम की है। ठीक, इसलिए रजिस्ट्रेशन करने के पहले बहुत सावधानी रखनी है, तो रजिस्ट्रार इतनी आसानी से रजिस्ट्रार नहीं करता। फॉर रजिस्टरिंग अ डॉक्यूमेंट एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स मस्ट अपीयर बिफोर द रजिस्टरिंग ऑफिसर विद इन द टाइम अलाउड फॉर प्रेजेंटेशन। ऑब्वियसली कितने महीने में आना है, 4 महीने में आना है। और कौन व्यक्ति आ सकता है, बोले पर्सन जिसने एग्जीक्यूट किया था डॉक्यूमेंट वो, या उसका रिप्रेजेंटेटिव, या असाइनी, क्लेमेंट, या फिर
ऑथराइज्ड एजेंट। इनमें से कोई व्यक्ति आएगा तो ही रजिस्ट्रार रजिस्टर करेगा, पहली बात तो ये, ठीक। द टर्म पर्सन एग्जीक्यूटिंग नॉट ओनली इंक्लूड्स द एजेंट हु हैज साइंड विद अथॉरिटी बट आल्सो द प्रिंसिपल हु इज अ पार्टी। और पर्सन एग्जीक्यूटिंग में कौन कौन आता है, ये पॉइंट नंबर 1 यहाँ बोले, या तो व्यक्ति जिसने खुद ने साइन की थी वो प्रिंसिपल, या उसका एजेंट, कोई भी आ सकता है इसमें। मतलब जब ओरिजिनल सिग्नेचर हुई थी तब भी एजेंट ने की, और अब उस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन करने भी एजेंट ला रहा है, चलेगा। ऑथराइज्ड एजेंट होना चाहिए स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी से, ठीक। या फिर ओरिजिनल साइन तो प्रिंसिपल ने की थी, जिस जो ओरिजिनल व्यक्ति है। पर्सन एग्जीक्यूटिंग कौन था, एग्जीक्यूट करने वाला पर्सन ओरिजिनल व्यक्ति जो खरीद रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के टाइम किसको भेजा, एजेंट को, स्पेशल ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी देके, चलेगा, ठीक। तो द टर्म पर्सन एग्जीक्यूटिंग नॉट ओनली इंक्लूड्स द एजेंट हु हैज साइंड विद अथॉरिटी बट आल्सो इंक्लूड्स द प्रिंसिपल हु इज अ पार्टी, ठीक। और तीसरा आखिरी स्टेप है रजिस्ट्रेशन। और जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाएगा कि सारी चीजें प्रॉपर हैं, बढ़िया है, डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है, रजिस्ट्रेशन की फीस पे कर दी है, पार्टीज ने ये एडमिट किया है, मेरे सामने साइन किया है कि हाँ ये एग्जीक्यूट हमने ही किया है और हम कर रहे हैं, विटनेस भी आ गए हैं, और जिस व्यक्ति ने साइन की वो अपने साथ अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लाया था, फोटो लाया था, वो सब मैंने करवाया है रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी का, तो कुछ नहीं। आप जाओगे, आपके लेफ्ट हैंड की पांचों उंगलियों के थंब इंप्रेशन लेते हैं, थंब भी नहीं, पांचों उंगली मतलब चारों उंगली प्लस थंब के इंप्रेशन लेते हैं, अपनी आंखों के सामने साइन कराते हैं दोनों पार्टीज की, फिर 2 विटनेस की साइन कराते हैं, आपका भी फोटो लेंगे, सामने वाली पार्टी का भी फोटो लेंगे, दोनों विटनेस का भी फोटो लेंगे, फोटो पे भी आपके हाथ से साइन कराएंगे, फिर रजिस्ट्रार अपनी आंखों के सामने कराता है ये सब कुछ, फिर आपका नाम और फोटो आपके आईडी से भी चेक होता है, आधार कार्ड पैन कार्ड की कॉपी से, ठीक। हर पार्टी के आधार कार्ड पैन कार्ड की कॉपी के साथ चेक रीचेक होता है सब कुछ। और जब ये फाइनली सब कुछ चेक हो जाता है और रजिस्ट्रार पार्टीज की आइडेंटिटी को लेके सेटिस्फाइड है, पार्टीज ने एडमिट किया उसके सामने कि हाँ ये डॉक्यूमेंट हमने ही एग्जीक्यूट किया है और आज आपके सामने एक बार और एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फाइनली साइन कर रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन फीस हमने पे कर दी है। जब इतना सब कुछ हो जाता है रजिस्ट्रार के सामने, रजिस्ट्रार को मालूम पड़ जाता है, तब फिर फाइनली रजिस्ट्रार आपका डॉक्यूमेंट अपने रजिस्टर में रजिस्टर कर लेता है और एक फायर प्रूफ बॉक्स के अंदर रख देता है। और आजकल तो ई रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो क्लाउड पे सेव हो जाता है सब कुछ। तो कल को यहाँ सिस्टम विस्टम सब खराब हो जाए, रजिस्ट्रार के ऑफिस में आग लग जाए, सारे कागज जल जाए, सारे कंप्यूटर जल जाए, कोई बात नहीं, नए कंप्यूटर इंस्टॉल होंगे, नया ऑफिस रेनोवेट होगा और क्लाउड से वापस सारा डेटा रिट्राइव कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी झोल बेईमानी की संभावना नहीं है, सारा सिस्टम जबरदस्त तरीके से वेल मैनेज्ड और वेल सेट है। आया ये ई रजिस्ट्री वाला पॉइंट भी तो बताना जरूरी था ना आपको, ऐसा। परफेक्ट। तो अब ये जो हमने पढ़ा है ये पूरा प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर इसको हम एक चार्ट में करना चाहें तो कैसे समझेंगे, देखो चार्ट में समझना चाहें तो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ, अगर पहले सबसे पहले एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करो, साइन करो, फिर कंसिडरेशन पे करो, आपने मकान खरीदा है तो सामने वाले को पेमेंट दो, फिर स्टैम्प ड्यूटी पे करो, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे कर दिया, डॉक्यूमेंट बना दिया, एक दूसरे को पैसे का लेन देन हो गया, फिर रजिस्ट्रार के पास प्रेजेंट कर दो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है, आइडेंटिटी फीस पेड सब कुछ है, तो फिर फाइनल इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा कि आपकी प्रॉपर्टी मेरे पास रजिस्टर हो गई है। मतलब आप मकान खरीदने की सोच रहे हो तो सबसे पहले एक अग्रीमेंट पे साइन कर लो कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ, और सामने वाला बोले मैं बेचना चाहता हूँ, साइन हो गई। फिर उसको पेमेंट दे दो चेक से, ताकि प्रूफ रहे कि पेमेंट किया है। तो आप मकान 50 लाख का खरीदा है, 50 लाख का कंसिडरेशन दे दो सामने वाली पार्टी को, ये पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन हो गया। फिर 50 लाख रुपए के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी पे कर दो उस कागज पे जिसपे आपने एग्जीक्यूट किया। ऑब्वियसली ये तो साथ में हो जाता है, इधर एग्जीक्यूशन ऑफ अग्रीमेंट और इधर स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट साइमल्टेनियसली होता है। फिर वो जो स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास लाओ, फिर जो भी प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन है अपन ने ऊपर पढ़े 3 स्टेप्स वो कर लो, और फाइनली अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है तो आपको दे देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना आ गई अब आपको, थियोरिटिकली तो आएगी, प्रैक्टिकली बस थोड़ा सा जल्दी से सीएस बन जाओ, पैसा कमा लो, तो खरीदो बस जी, रोज प्रॉपर्टी खरीदो भाई, हर हर महीने एक प्रॉपर्टी खरीदो, इमूवेबल खरीदो, मूवेबल खरीदो, खरीदते जाओ। हमारी शुभकामनाएं दुआएं आपके साथ है, प्रेम है आपके साथ हमारा, समझ में आया? इन शुभकामनाओं इन दुआओं के साथ मुझे बताओ एकदम पक्का समझ में आया, जबरदस्त है ना, ये पूरा कंसेप्ट जबरदस्त था, हमने इसको बहुत अच्छे से समझा। आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखो, हम बहुत सारी चीजें
कब से ऑपरेटिव होगा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हम जानते हैं, कब कब रजिस्ट्रार मना कर देता है डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से, अगर आप डॉक्यूमेंट जिनका कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन कराना है अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराओ तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये तमाम बातें आप और हम अगले सेशन में करेंगे। अगले सेशन में इस चैप्टर को पूरा करेंगे। आप लोगों ने बहुत प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। अगली मुलाकात कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।